हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि लघुतरीय प्रश्नों की एक सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं और एग्ज़ाम तक इतने लघुतरीय प्रश्न करेंगे हम लोग कि एग्ज़ाम में जितने भी लघुतरीय प्रश्न आएंगे आपको यहाँ पे सारा प्रश्न देखा हुआ रहेगा। आपको याद आएगा कि हाँ जी, एसआर सर ने ये भी कराया है, ये भी कराया है। तो बच्चों, आज हम लोग लघुतरीय प्रश्न करने वाले हैं भूगोल से, ज्योग्राफी चैप्टर 1। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं बच्चों? तो संसाधन हर उस पदार्थ को कहते हैं, हर उस वस्तु को कहते हैं जिसका उपयोग मनुष्य कर सकता है तथा जिसके उपयोग से ना तो पर्यावरण को कोई नुकसान हो और ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो। उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखना है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैंने अपने शब्दों में भी कह दिया है कि संसाधन पर्यावरण में उपस्थित हर उस वस्तु को कहते हैं जो आर्थिक रूप से संभव हो तथा सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य हो। मतलब कि हम उसको पा सकें, इतना ही सस्ता, इतना ही महंगा हो और सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य हो। ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ का उपयोग करें तो किसी के धार्मिक भावना को, किसी के राजनीतिक भावना को क्या हो, ठेस पहुँचे, तो हम उसको संसाधन फिर नहीं कहेंगे। ठीक ना। अगर किसी को नुकसान होता है किसी चीज़ के इस्तेमाल से तो वो संसाधन नहीं है। ठीक है बच्चे। तो जैसे कि अगर हम सोना, चांदी, पेट्रोल, कोयला, प्लास्टिक इत्यादि का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ना तो भावनाओं का, ना ही किसी को बुरा लगता है। तो ये सारे के सारे संसाधन है बच्चे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको संसाधन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, मनुष्य एक संसाधन है कैसे? तो संसाधन हम उसे कहते हैं जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसको पूरा करने के लिए एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का इस्तेमाल करता है। ठीक, तो जो मनुष्य का इस्तेमाल हो रहा है वो मनुष्य एक संसाधन का कार्य कर रहा है। जैसे कि जो बड़े किसान हैं वो अपने खेतों में काम करवाते हैं मजदूरों से, तो मजदूर जो हैं वो क्या हो गए, उनके लिए संसाधन का कार्य करते हैं। बोझा ढोना, खेतों में ये करना, क्यारी देना, है ना, ये सारे चीज़ वो करते हैं, इन किसान करते हैं या छोटे मजदूर करते हैं। ठीक ना। तो वो मजदूर क्या हो गए, संसाधन का कार्य करते हैं। जैसे कि मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी एक मनुष्य हूँ यार। ठीक ना। तो तुम्हारे लिए मैं संसाधन हूँ बच्चे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव के लिए संसाधन क्यों जरूरी है? मानव के लिए संसाधन क्यों जरूरी है बच्चों? तो मानव संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को खुशहाल बना रहा है, इसीलिए मानव के लिए संसाधन अति आवश्यक है। संसाधनों के उपयोग से मानव विकास की नई सीढ़ियां चढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन देश विकास कर रहा है। तो देश का विकास तभी हो पाएगा जब संसाधन रहेंगे। बिना संसाधन का ना तो देश का विकास हो सकता है, ना ही किसी मानव का विकास हो सकता है। इसीलिए मानव के लिए संसाधन बहुत आवश्यक है। ठीक है बच्चे, आप जो मैंने बोला है वो लिखना। ओके, हाँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो संसाधन क्यों आवश्यक है समझ में आ गया बच्चों कि मानवों के विकास के लिए संसाधन अति आवश्यक है, और जब मानव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। तो देखो बच्चों, भौतिक एवं जैविक संसाधन दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। मतलब कि किसी भी प्रकार का संसाधन हो, जब तक हमारे पास उन संसाधन का इस्तेमाल करने का तकनीक ना प्राप्त हो जाए तब तक वो संसाधन हमारे लिए उपयोगी नहीं रहता। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके बुक में दिया हुआ था कि छोटा नागपुर जो है उसके नीचे दबे जो खनिज पदार्थ हैं सदियों से दबे हुए थे, लेकिन ना तो हमको उसको निकालना आता था, ना ही निकाल करके उपयोग करना आता था। तो जब तक हम उसको निकाल नहीं पाए, उसका उपयोग नहीं कर पाए, तब तक वो हमारे लिए संसाधन का कार्य नहीं करता था। और जिस दिन हमने उसको निकालने का और उसको उपयोग करने का तकनीक सीख लिया, वो हमारे लिए संसाधन बन गया। तो तकनीक ही किसी वस्तु को संसाधन बनाता है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो क्या लिखा है यहाँ पर हम लोगों ने? हाँ, कि तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। जब मनुष्य आदि मानव हुआ करता था उस समय मानव संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहा था, लेकिन तकनीक को पाकर आदि मानव ज्ञानी मानव बन गया। तब तकनीक के सहारे मानव पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का उपयोग करना सीखकर जीवन को सुखमय बनाने में सक्षम हो पाया। अतः संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका रही है बच्चों। अगला प्रश्न है कि सतत विकास किसे कहते हैं?
तो सतत विकास क्या है बच्चों, वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपने शब्दों में कहूँगा वो लिखना आप लोग कि सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत हम उपलब्ध संसाधनों का ऐसा उपयोग करते हैं कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और वो संसाधन अगली पीढ़ी के लिए बचा हुआ भी रहे। ऐसा ना हो कि हम ही उसको ख़त्म करके टाटा बाय बाय करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसे हम सतत विकास कहते हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी संसाधन का वैसा उपयोग जिससे पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो, वर्तमान में हमारा काम चलता रहे तथा भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम उसका उपयोग करें। ठीक, तो ऐसी अवधारणा को हम सतत विकास कहते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो बच्चों पवन अपर्दन मतलब जहां हवा से मिट्टी का कटाव होता है उसे हम पवन अपर्दन कहते हैं। ठीक ना, तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की पट्टिका पद्धति उपयोगी मानी जाती है। पट्टिका पद्धति का क्या मतलब है, खेत को ना ऐसे गोल 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 जोतना, ऐसे गोल 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 जोतिए जिससे कि क्या हो, मिट्टी जो है वो ज़्यादा उड़ करके इधर उधर ना जाए बच्चे। ठीक ना, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृषि की पट्टिका पद्धति उपयोगी मानी जाती है जो फसलों के बीच घास की पट्टियाँ विकसित कर दी जाती है। और जो भी यहाँ पर ऐसे जोते हैं ना तो फसलों के बीच घास की पट्टी लगा दीजिए, ठीक, जिससे कि मिट्टी उड़ करके ना जाए। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो प्राकृतिक संसाधनों में मृदा, जल, वन, खनिज पदार्थ एवं ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा आता है। ठीक ना, अब इन संसाधनों का संरक्षण की मतलब बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यदि इन संसाधनों का बचाव पर अधिक ध्यान न दिया जाए तो ये संसाधन जो है वो हम ही इसको समाप्त कर देंगे, इनका विनाश हो जाएगा बच्चों, और हमारी अगली पीढ़ी के लिए घोर संकट उत्पन्न हो जाएगा। अतः प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं और इनमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि में पाए जाते हैं। ठीक, केवल नाम बोला है ना तो नाम ही लिखेंगे, 2 ही नंबर का प्रश्न है ये। ठीक ना, बहुत ज़्यादा नहीं लिखने चले जाएंगे। और इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं या तो लगाई जाती हैं। ठीक, बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। अगला प्रश्न है बच्चों की फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक होता है, ये प्रश्न है बच्चों। फसल चक्रण क्या है ये नहीं पूछा है। अब 2 ही नंबर का प्रश्न है ना, तो ये नहीं कि फसल चक्रण क्या होता है पहले हम वो बताने जाएंगे और फिर वो किस तरीके से मृदा संरक्षण में काम आता है ये बताएंगे ना भाई, बिल्कुल नहीं। फसल चक्रण किस तरीके से मृदा संरक्षण में काम आता है सबसे पहले हम यही बताएंगे और केवल यही बताएंगे। ठीक, तो फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जाता है। सीधा सीधा बोलेंगे, एक ही तरह के फसल लगातार उगाने से मृदा के जो ये है क्या बोलते हैं उपजाऊपन है उसमें ह्रास आ जाता है, उसमें कमी आ जाती है। तो इसे दलहन या तिलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फसल चक्रण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों की खादर एवं बांगर मिट्टी में क्या अंतर है। तो बांगर जो है वो पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है और इसे बांगर कहते हैं। पुराना जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाता है और इसमें कंकड़ और बजरी की मात्रा अधिक होती है। वहीं नए जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं और इसके कण महीन होते हैं, ये अंतर है दोनों में। अगला प्रश्न है बच्चों की स्थानीय मिट्टी और वाहित मिट्टी किस प्रकार भिन्न है। तो स्थानीय मिट्टी में चीका और बालू की मात्रा समान रहती है, इस पर कृषि की जाती है। जबकि जो वाहित मिट्टी है उसमें बालू, कूड़ा, कंकड़ है ना, जल की मात्रा अधिक होती है, तो इस पर कृषि नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से स्थानीय मिट्टी और वाहित मिट्टी जो है वो एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें, ऐसा प्रश्न है बच्चों। तो मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं, केवल उसका नाम लिखना है, 2 ही नंबर का प्रश्न है। तो मृदा निर्माण के प्रमुख 5 घटक होते हैं और वो निम्न हैं। पहला है स्थानीय जलवायु, दूसरा है पूर्ववर्ती चट्टान एवं खनिज, मतलब कि पहले से मौजूद जो चट्टान है और खनिज उसमें। तीसरा है भू आकृतियां, कि मतलब कहाँ पर है ये आकृति क्या है उस जमीन का, उस इलाके का, एवं ऊंचाई। चौथा है बच्चों वनस्पति एवं जीव और 5वां है मृदा निर्माण में लगा समय। तो मृदा निर्माण के कारक यही है बच्चों।
अब अगला प्रश्न है, भूमि ह्रास को रोकने के 5 प्रमुख सुझाव दें। मतलब कि भूमि का जो ह्रास हो रहा है, ह्रास होने का मतलब है उसका क्वालिटी जो खराब हो रहा है, तो उसके ये कीजिए 5 सुझाव दीजिए कि जिससे कि उसका ह्रास रुक जाए। तो भूमि ह्रास को रोकने के 5 उपाय निम्न है। पहला है पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती करना। जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत कीजिए, जिससे कि मतलब मिट्टी जो है वो कट करके या बह करके नीचे ना गिरे। दूसरा है पशु की चराई को सीमित कर दें। ऐसा नहीं कि खूब पशु चारण करें, ऐसा नहीं करना है। काटे गए वन के स्थान पर पुनः वन लगाना और प्रति भूमि पर वृक्षारोपण कर देना। और मरुस्थल के समीप उसके जो बॉर्डर है ना, वहां पर झाड़ी लगा देना। झाड़ी लगा दोगे तो मरुस्थलीय जमीन और आगे नहीं बढ़ेगा। अगला बच्चों, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो वैसा कृषि जो पहाड़ी क्षेत्र में समोच्च जोताई द्वारा की जाती है, इस तरीके से ये वाला जोताई द्वारा जो की जाती है, ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके और तीव्र ढालू भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुसार मेढ़ बनाकर कृषि की जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? समोच्च कृषि कहते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। अच्छा, भारत में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है बच्चों? तो भारत में काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में पाई जाती है और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। यह भारत में तकरीबन 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है काली मिट्टी। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर से इतने ही लघुतरीय प्रश्न बनते थे जो कि महत्वपूर्ण थे। मैंने ये सारे ही प्रश्न करवा दिए बच्चों। अब ये आपके ऊपर है कि ये सीरीज को आप चलना देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। अगर चाहते हो कि मैं ऐसे ही आप लोगों को ये करवाता रहूं, आप लोगों को ये प्रश्न उत्तर करवाता रहूं, तो आप इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। आपके लिए अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आपको इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा यार, कि कम से कम इसे शेयर कर दिया करो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दिया करो। अब आप कहोगे सर इसका पीडीएफ, तो पीडीएफ भी मिलेगा बच्चों। पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा वो बता देता हूं। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, यहां देख। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना और आकर के यहाँ पे ये जो सर्च बार होता है, यहाँ पर लिखना SR क्लासेस और इस तरीके से ऐसे सर्च कर देना। सर्च करोगे आप यहाँ पहुँचोगे, यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिखेगा, ये SR क्लासेस नाम का। ठीक है, आप इस तरीके से इसको क्लिक कर देना बच्चों। क्लिक करोगे आप यहाँ पहुँचोगे। अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ी देर में ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं बच्चे, बहुत सारे सेक्शन हैं। उन्हीं सेक्शंस में से एक सेक्शन है न्यू अपडेट का। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे डलवाता हूँ ना, यहीं पे डलवा देता हूँ। तो लघु उत्तरीय पार्ट 1 के नाम से अभी 11-12 बजे तक ये चीज़ यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। यहाँ से आकर के आप उसका डाउनलोड कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो यहीं से आके पढ़ लिया करो भाई, हमेशा के लिए यहीं पे रखा हुआ रहेगा वो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? तो कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके बताना है। मैं सभी बच्चों के कमेंट्स को पढ़ता हूँ। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ।